नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है, मोटो जीपी वर्ल्ड रेस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में पहली बार किस शहर में होने जा रहा है। तो ये जो मोटो जीपी जो प्रतियोगिता है और ये कार रेसिंग की प्रतियोगिता है, इसके बारे में एक जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। और ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि वर्ष 2023 में, कब, 2023 में ये प्रतियोगिता जो है भारत में होने वाली, कहां पर होने वाली है, भारत में। और भारत में मोटो जीपी की प्रतियोगिता पहली बार होने वाली है और वो किस शहर में होने वाली है, इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है उस शहर का नाम है गुड़गांव, दूसरा ग्रेटर नोएडा, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो आपको ये बताना है कि इन चार शहरों में से वो कौन सा शहर है जहां पर वर्ष 2023 में मोटो जीपी की प्रतियोगिता भारत में होने वाली है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ग्रेटर नोएडा। ध्यान रखें कौन सा शहर, ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो वहां पर 2023 की मोटो जीपी प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है और ये वर्ल्ड रेस चैंपियनशिप से जुड़ी हुई प्रतियोगिता है और बात किस वर्ष की जा रही है, तो 2023 की। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि किस शहर में इसका आयोजन होने वाला है, तो ग्रेटर नोएडा। कहां पर आता है ये, उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये आपको इस इमेज में भी कुछ बातों को यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा, कुछ चीजें और जान सकते हैं आप लोग, जैसे कि जो मोटो जीपी प्रतियोगिता जो होने वाली है कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन होगा ग्रेटर नोएडा में स्थित जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बुद्धा इंटरनेशनल जो सर्किट जो है पूरा ये एरिया, उसी एरिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। तो ग्रेटर नोएडा शहर का नाम है, उस मैदान का नाम समझ लीजिए आप, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है। तो ये सारी बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान लगाया है। तो ये प्रश्न जुड़ा हुआ है किससे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। सबसे पहले तो उसको भी जान लीजिए आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो एशियाई देशों का इस संगठन है। इसमें आप समझिए एक बात की, जो एशिया के जो देश हैं वो इसके संगठन के, इस संगठन के मुख्य रूप से सदस्य के रूप में दिखाई देते हैं। और ये जो संगठन है इसका मुख्यालय आपको फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिखाई देता है। और ये जो संगठन है एशियाई देशों को कम दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है लंबी अवधि के लिए। तो एशियाई देशों के विकास के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है कौन, एडीबी, जिसका मुख्यालय कहां पर है, मनीला। और ये मनीला है कहां पर, तो फिलीपींस। अब ये पूछा गया है इसमें, या जानना चाहिए आपको कि भारत के लिए इसने, एडीबी ने वर्ष 2022-23 के लिए क्या ग्रोथ रेट बताई है जीडीपी की। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है 6%, बी ऑप्शन है 6.8%, सी ऑप्शन है 6.5% और डी ऑप्शन है 7%। तो 2022-23 के लिए पहले इस संस्था ने या इस संगठन ने 7.5% बताया था ग्रोथ रेट, जिसको घटा करके 7% कर दिया है। तो अभी इसका जो आंसर होगा वो होगा 7%। तो इस प्रश्न के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, 7%। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 95 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से अधिकृत रूप से किस फिल्म को भेजा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो 95 ऑस्कर अवार्ड दिए जाने वाले हैं, 95th, जिसको हम लोग एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो ऑस्कर अवार्ड है उसे एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नंबर का पूछा जा रहा है, तो 95, जो कि 2023 में दिया जाएगा। तो 2023 में जो अवार्ड दिया जाएगा ऑस्कर का, वो कौन से नंबर का होगा, 95 ऑस्कर अवार्ड्स होंगे वो, या एकेडमी। 95 ऑस्कर या एकेडमी, दोनों आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर अवार्ड भी वही है, एकेडमी अवार्ड भी उसी को बोला जाता है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि 95 के लिए भारत की तरफ से सरकार के द्वारा किस फिल्म को, या भारत के अधिकृत रूप से किस फिल्म को भारत अपनी तरफ से भेज रहा है। तो ये इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से जो फिल्म जा रही है उसका आइडिया आपको जरूर होना चाहिए। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है छेल्लोसो, दूसरा है एलोसो, तीसरा है खेलोसो और चौथा है मेलोसो। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फिल्म है जिससे भेजा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है छेल्लोसो, गुजराती फिल्म कौन सी, छेल्लोसो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, छेल्लोसो। ये गुजराती फिल्म है, ध्यान रखेंगे। और ये जो फिल्म है गुजराती छेल्लोसो, इसका इंग्लिश में जो आपको अनुवाद या नाम दिखाई देगा वो है द लास्ट फिल्म शो। क्या नाम है, लास्ट फिल्म शो, इसके नाम से इसको भेजा जा रहा है। इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा तो छेल्लोसो या लास्ट फिल्म शो ही ये मूवी है जिसको भेजा जा रहा है भारत की तरफ से 95 ऑस्कर अवार्ड में। तो ये सारी बातें आपके लिए ध्यान में रखने की हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में आयोजित डूरंड कप के 131वें संस्करण की विजेता टीम रही। तो प्रश्न किसके बारे में पूछा गया है? डूरंड कप के बारे में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? सबसे पहले हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कप है और ये एशिया में सबसे पुराना खेलों में से, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। न केवल एशिया में बल्कि विश्व में भी ये सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक प्रतियोगिता मानी जाती है। तो इसके बारे में जुड़ा प्रश्न है ये, इसके बारे में पूछा गया है इस प्रश्न में। किसके बारे में? तो डूरंड कप। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है आपको कि डूरंड कप का 131वां संस्करण कौन जीता है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। 4 ऑप्शन है। पहला मुंबई सिटी एफसी, दूसरा है मोहन बगान, तीसरा है बेंगलुरु एफसी और चौथा है केरला ब्लास्टर। तो ये जो चारों टीमें हैं, ये चारों ही टीमें आपको खेलती हुई दिखाई देंगी। कहां पर? डूरंड कप में इसकी सदस्य हैं ये। प्रश्न में पूछा गया कि 131वां संस्करण जो कि 2022 में संपन्न हुआ है, इसकी विजेता टीम कौन सी रही है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको दिखाई देगा वो है ऑप्शन सी, बेंगलुरु एफसी। तो बेंगलुरु एफसी जो है उसने वर्ष 2022 के डूरंड कप को जीता है, जो कि डूरंड कप का 131वां संस्करण है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। किसको पराजित किया? तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने मुंबई सिटी एफसी को हराया। तो विजेता है कौन? बेंगलुरु एफसी। और हराया किसको है? उप विजेता कौन है? मुंबई सिटी एफसी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी, जैसे यहाँ पर इमेज में दिया हुआ है कि डूरंड कप से शुरुआत हुआ है, तो डूरंड कप की शुरुआत हुई है 1888 से। तो 1888 से डूरंड कप की शुरुआत हुई है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि कब से इसकी शुरुआत हुई है। तो वो 1888। इस साल का ये संस्करण कौन सा था? 131वां। तो ये सारी चीजें, और विजेता कौन है? बेंगलुरु एफसी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वर्ल्ड रेसलिंग, जिसे हम लोग कुश्ती के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 के पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो प्रश्न में पूछा गया है किसके बारे में? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। और इसे यह पूछा गया कि जो पुरुषों में 65 किलोग्राम में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए कि वर्ष 2022 के जो ये रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई है, इसमें किस भारतीय खिलाड़ी ने कौन से वर्ग में? तो 65 किलोग्राम वर्ग में। तो 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है रवि दहिया, पंकज मलिक, दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता होना चाहिए, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बजरंग पुनिया। तो बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया, कुश्ती से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने ही 65 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ये पदक हासिल किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे, बजरंग पुनिया। और ये प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुई थी? तो बेलग्रेड में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। ये आप जरूर याद रखेंगे। कब से कब आयोजन हुआ? तो 10 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर के बीच, 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? बेलग्रेड में। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के सैफ खेलों में महिलाओं की विजेता टीम कौन सी रही? तो सैफ खेलों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के नाम से जाना जाता है खेल, यानी कि ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ प्रतियोगिता है जो कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच खेली जाती है। और इसमें पूछा गया है कि जो सैफ खेल 2022 में जो चल रहे हैं या हुए हैं, उनमें जो सैफ खेल हुए हैं उनमें महिलाओं की विजेता टीम कौन सी रही? तो महिलाओं की विजेता टीम के बारे में प्रश्न है, और ये फुटबॉल से जुड़ा प्रतियोगिता है, दक्षिण एशियाई देशों की प्रतियोगिता है। ये ऑप्शन में दिया हुआ है बांग्लादेश, भारत, नेपाल या मालदीव। तो आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के 2022 के सैफ खेलों की विजेता टीम रही है बांग्लादेश, और उसने हराया किसको? तो उसने हराया है नेपाल को। तो विजेता टीम है बांग्लादेश और उप विजेता टीम कौन है? नेपाल। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नेपाल में ही हुआ था। इस प्रतियोगिता का आयोजन नेपाल में हुआ, और बांग्लादेश की टीम ने नेपाल को उसी के देश में पराजित किया। तो ये सारी बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य को उसका पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर मिला है? तो ये बहुत ही बड़ी बात है, हाल ही फिलहाल की घटना है कि एक ऐसा राज्य जिसमें पहले तो पिक्चरों का मतलब प्रदर्शन होता था, फिल्मों का प्रदर्शन होता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से वहाँ फिल्मों का प्रदर्शन रोक दिया गया था, जिसके चलते वहाँ पर मल्टीप्लेक्स जो हैं उनका निर्माण भी नहीं हो पाया था। तो इसी से जुड़ा प्रश्न है कि वो कौन सा राज्य जिसे हाल ही फिलहाल में अपना पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर मिला है?
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है सिक्किम, तीसरा मणिपुर, चौथा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऐसा राज्य है जहाँ पर फिल्मों का प्रदर्शन बहुत लंबे समय से होता रहा, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से जब वहाँ 1990 के दशक के आसपास से आतंकवाद फैलने लगा तो उसकी वजह से वहाँ पर फिल्मों का प्रदर्शन रोक दिया गया, और जिसके चलते मल्टीप्लेक्स और अन्य सभी तरह के सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा फिर से किए जा रहे प्रयत्नों के चलते वहाँ पर मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर ही वो पहला राज्य है इन 4 ऑप्शन में से जहाँ पर पहला उसका क्या मिला है, उसको अपना मल्टीप्लेक्स। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, जम्मू कश्मीर, जिसे अपना क्या मिला, पहला मल्टीप्लेक्स मिला। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन की 100% प्रिकॉशनरी डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने वाला पहला राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन सा है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए किसी भी परीक्षा के लिए कि भारत का पहला कौन सा राज्य है या कौन सा संघ शासित राज्य, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कि जिसने कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। मतलब वहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती थी, उन सभी लोगों को प्रिकॉशनरी डोज भी लगाई जा चुकी है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला जो पहला राज्य है वही यहाँ पे पूछा गया है, और आपको पता होना चाहिए कि इस लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला राज्य है अंडमान निकोबार। तो अंडमान और निकोबार ऐसा पहला राज्य है जिसने कोरोना की प्रिकॉशनरी डोज को भी पूरी तरह से 100% अपनी पॉपुलेशन को दे दिया है। मतलब जिनको भी लगना था सबको इसकी प्रिकॉशनरी डोज भी लग चुकी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है रेशम, केसर, सेब या अखरोट। तो 4 ऑप्शन है, रेशम, केसर, सेब या अखरोट। प्रश्न किसके बारे में पूछा गया है? जम्मू कश्मीर के बारे में। और ये पूछा गया कि किस उत्पाद को क्या दिया गया? जीआई टैग। तो जीआई टैग आपको पता होगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये टैग कहलाता है ये, और ये किसी क्षेत्र में पैदा होने वाले या वहाँ पर बनाए जाने वाले किसी विशेष उत्पाद को दिया जाता है। एक तरह से किसी क्षेत्र में पैदा होने वाले या बनने वाले किसी उत्पाद की विशेषता की वजह से ये टैग दिया जाता है कि भाई ये उस क्षेत्र का ही उत्पाद है, और जिसके चलते उसकी विश्व भर में डिमांड बढ़ जाती है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, और जिस क्षेत्र में वो चीज़ पैदा होती है उस क्षेत्र के लोगों को, व्यापारियों को उससे विशेष लाभ होता है। तो जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है एक तरह का। तो ये जो टैग है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये पूछा गया कि हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है केसर। तो ध्यान रखेंगे आप कि कश्मीर का जो केसर है वो पूरे विश्व में जाना जाता है, और उसी केसर को, कश्मीर के केसर को जीआई टैग हाल ही फिलहाल में दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केसर। और केसर होता क्या है? तो ये यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, ये फूल है, और इस फूल का जो ये आपको रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यही इसका हिस्सा क्या कहलाता है? केसर। तो ये जो छोटे छोटे दल दिखाई दे रहे हैं यही क्या है? केसर हैं। आप इसको जरूर याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस दिवस को अंत्योदय दिवस आयोजित किया जाता है? तो प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिवर्ष किस दिवस को अंत्योदय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन है, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर या 25 सितंबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 25 सितंबर। ध्यान रखेंगे कि प्रतिवर्ष 25 सितंबर को भारत सरकार के द्वारा क्या आयोजित किया जाता है? अंत्योदय दिवस। तो अंत्योदय का मतलब क्या है? अंतिम आदमी का उदय, अंतिम व्यक्ति का उदय। तो इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का क्या हो? विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंत्योदय। जो भी आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, जो भी सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जो भी समाज में अच्छा हो रहा है, वो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इसी को हम बोल सकते हैं अंत्योदय। अंतिम समाज में रहने वाला अंतिम व्यक्ति भी, उसके जीवन में भी परिवर्तन आए, यही है अंत्योदय दिवस का उद्देश्य। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। और ये जो अंत्योदय था, इसका विचार जो दिया था वो दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि इस विचारधारा के जनक हैं, अंत्योदय की विचारधारा के जनक हैं, उन्हीं के जन्म दिवस की याद में ही इस दिवस को मनाया जाता है। तो 25 सितंबर की ही तिथि है जिस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ, और उन्हीं के जन्म दिवस की याद में ही इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 25 सितंबर। और किसके जन्म दिवस के रूप में याद मनाया जाता है? ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये उनकी इमेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और इन्हीं के जन्म दिवस 25 सितंबर को हम क्या आयोजित करते हैं, या भारत सरकार क्या आयोजित करती है? अंत्योदय दिवस।
तो आज के ये जो 10 प्रश्न हमने देखे हैं सभी करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।